जीडी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग द्वितीय की छात्राओं का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको प्राणी शास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इसमें इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं रक्त परिसंचरण की। पिछले दिनों आप लोगों ने रक्त के कार्य और रक्त की संरचना के बारे में पढ़ा। विभिन्न प्रकार के रक्त कोशिकाएं किस प्रकार से निर्मित होती हैं, ये भी आपने अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे रक्त समूहों का, ब्लड ग्रुप्स का। बच्चों, रक्त को कई सिद्धांतों पर ग्रुपिंग किया जाता है। सबसे अधिक प्रचलित ABO RH ग्रुप्स हैं। इन्हीं का चिकित्सा और अन्य उपयोग किया जाता है। इसलिए आज हम ABO RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ABO ब्लड ग्रुप्स के बारे में सबसे पहले जानते हैं और उसके बाद RH के बारे में पढ़ेंगे। ABO ब्लड ग्रुप्स कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में खोजे थे। इनका आधार ये है कि जो लाल रक्त कण या RBC रेड ब्लड सेल्स होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स, उनकी सरफेस पर A और B दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। ये एंटीजन A पाया जा सकता है किसी रक्त में, या B पाया जा सकता है, या दोनों ही पाए जा सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई भी ना पाए जाएं। और इसी आधार पर रक्त समूह की पहचान की जाती है। ये एंटीजन्स, इनको एग्लूटिनोजन भी कहते हैं, क्योंकि ये रक्त में एग्लूटिनेशन का कार्य करवाते हैं, क्लम्पिंग का कार्य करवाते हैं, रक्त कोशिकाओं का गुच्छा बनवाने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें एग्लूटिनोजन भी कहा जाता है। ये एग्लूटिनोजन प्रोटीन प्रकार के अणु हैं और झिल्ली से, प्लाज्मा झिल्ली से चिपके हुए रहते हैं RBC पर। तो इनकी उपस्थिति के आधार पर ही रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। अगर एंटीजन A उपस्थित है तो रक्त समूह A, अगर एंटीजन B उपस्थित है तो रक्त समूह B, दोनों ही A और B उपस्थित हैं तो रक्त समूह AB, और दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं है, दोनों ही अनुपस्थित हैं, तो वो रक्त समूह O कहलाएगा। अब इसके बाद इसमें एक और विभाजन किया गया है। जीन्स के आधार पर जब देखा जाता है तो रक्त समूह A के दो प्रकार पाए जाते हैं, जिनको A1 और A2 कहा जाता है। लगभग 80% जनसंख्या A1 प्रकार की होती है A रक्त समूह में से, और A रक्त समूह की लगभग बची हुई 20% भाग A2 रक्त समूह में होता है। तो ये A रक्त समूह के निर्धारण का आधार हो गया, एंटीजन की उपस्थिति। इसी के साथ एंटीबॉडी की उपस्थिति के बारे में भी देख लेते हैं। एंटीबॉडीज़ को एग्लूटिनिन से कहते हैं। ये अल्फ़ा और बीटा, या A और B कहते हैं, ये दो प्रकार की हो सकती हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने एक नियम दिया था कि जिस समूह का एंटीजन उपस्थित होगा उसी समूह की एंटीबॉडी उस रक्त में नहीं पाई जाती है। एंटीबॉडी वास्तव में प्लाज्मा में घुले हुए रूपों में पाई जाती है। ये भी प्रोटीन प्रकार का अणु ही होते हैं। तो कार्ल लैंडस्टीनर के नियम के अनुसार अगर रक्त समूह A है तो उसमें अल्फ़ा या A एंटीबॉडी नहीं पाई जा सकती है, उसमें बीटा एंटीबॉडी पाई जाएगी या B एंटीबॉडी पाई जाएगी। इसी तरह रक्त समूह B में बीटा एंटीबॉडी या B एंटीबॉडी नहीं पाई जा सकती है, वहाँ A एंटीबॉडी पाई जाएगी। और अगर रक्त समूह AB है तो क्योंकि यहाँ दोनों ही एंटीजन उपस्थित हैं, इसलिए A और B या अल्फ़ा और बीटा दोनों प्रकार की एंटीबॉडी यहाँ नहीं पाई जा सकती हैं। और रक्त समूह O में दोनों प्रकार की A और B या अल्फ़ा और बीटा दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। वास्तव में ये व्यवस्था इसलिए है कि अगर A एंटीजन हो RBC के ऊपर और प्लाज्मा में अल्फ़ा एंटीबॉडी हो तो ये दोनों मिलकर के क्रिया करेंगे, एग्लूटिनेशन की क्रिया होगी और लाल रक्त कणों का एक गुच्छा बन जाएगा जो हानिकारक हो जाएगा। तो इस प्रकार से एंटीजन और एंटीबॉडी की व्यवस्था है।
ये एंटीजन और एंटीबॉडी इनकी उपस्थिति जीन्स के द्वारा नियंत्रित होती है और मेंडल के सिद्धांतों के अनुसार इनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशागति होती है। ए और बी दोनों प्रकार के जो एलील्स हैं ये कोडोमिनेंट हैं, जैसा कि आप ब्लड ग्रुप ए बी में देख सकते हैं, जैसा कि आप ब्लड ग्रुप ए बी में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन रक्त समूहों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या महत्व है। रक्त का जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आदान किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों के एंटीजन और एंटीबॉडीज एक दूसरे के विरुद्ध क्रियाशील ना हो जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो ये जानलेवा हो जाएगा, घातक हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसको ध्यान रखना पड़ता है। और जैसा लैंडस्टीनर का नियम है कि समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, तो इस आधार पर ये रक्त आदान का नियम है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का नियम है कि ब्लड ग्रुप ओ से कोई भी समूह रक्त ले सकता है, और इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सार्वजनिक दाता। इसी तरह से ए बी रक्त समूह को कोई भी समूह रक्त दे सकता है, इसलिए ए बी समूह को सामूहिक ग्राही या सार्वजनिक ग्राही कहा जाता है। इसके अलावा अपने स्वयं के रक्त समूह को भी सभी ग्रुप रक्त दे सकते हैं, अर्थात ए समूह रक्त ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, बी समूह रक्त बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ए बी समूह खाली ए बी को ही रक्त दे सकता है और ओ समूह तीनों को ही रक्त दे सकते हैं। अगर रक्त लेने की बात हो तो ए समूह ए अथवा ओ से रक्त ले सकते हैं, बी समूह बी अथवा ओ से रक्त ले सकते हैं, ए बी समूह ए बी अथवा ए बी समूह ए बी अथवा ओ चारों से ही रक्त ले सकते हैं और ओ समूह मात्र ओ से ही रक्त ले सकते हैं। तो ये व्यवस्था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए की गई है। अब हम चर्चा करते हैं RH सिस्टम की। RH शब्द रीसस शब्द से लिया गया है। रीसस एक बंदरों की जाति होती है और वहीं से ये एंटीजन खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम RH सिस्टम कहा गया। लैंडस्टीनर और वेनर ने 1937 में RH सिस्टम की खोज की थी। इसका आधार ये है कि लाल रक्त कणों पर ही एक एंटीजन RH पाया जाता है, जिसे डी एंटीजन भी कहते हैं। अगर RH एंटीजन उपस्थित है या डी एंटीजन उपस्थित है RBC मेम्ब्रेन पर तो उसको RH पॉजिटिव कहेंगे, और अगर ये एंटीजन अनुपस्थित है तो उसे RH निगेटिव कहेंगे। लगभग 85% पॉपुलेशन RH पॉजिटिव है और लगभग 15% पॉपुलेशन RH निगेटिव है। रक्त आदान में इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। RH जिस प्रकार से ABO का ध्यान रखते हैं उसी प्रकार से RH का भी ध्यान रखते हैं। अगर RH पॉजिटिव का ब्लड RH निगेटिव को दे दिया जाए तो RH निगेटिव वाले रक्त में इसके विरुद्ध एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं। इसी से जुड़ी हुई एक क्लिनिकल कंडीशन का जिक्र करेंगे जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। अगर किसी जोड़े में, कपल में, पुरुष RH पॉजिटिव है और महिला RH निगेटिव है तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये RH पॉजिटिव डोमिनेंट होता है, इसलिए इनका जो शिशु होगा उसका रक्त RH पॉजिटिव ही होगा। अगर पेरेंट्स में से कोई भी पॉजिटिव है तो शिशु RH पॉजिटिव होगा, ये मेंडल के नियम के अनुसार। ऐसी स्थिति में जब भ्रूण गर्भ में होता है
तो वो RH पॉजिटिव है और उसकी मदर RH निगेटिव है। अगर भ्रूण का कुछ रक्त प्लेसेंटा से होता हुआ मदर के शरीर में चला जाता है, तो मदर के शरीर में, क्योंकि वो निगेटिव है, इसलिए वो इन एंटीजेंस के विरुद्ध एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं। सामान्य तौर पर पहली प्रेगनेंसी में इसका कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब दूसरी या सेकंड प्रेगनेंसी होती है और अगर किसी कारण से माँ के रक्त से ये एंटीबॉडीज़ शिशु के रक्त में, भ्रूण के रक्त में पहुँच जाती हैं, तो वहाँ पहुँच करके ये एंटीबॉडीज़ भ्रूण के RBC का क्लम्पिंग कर देती हैं, गुच्छन कर देती हैं, जिससे RBC का नुकसान होता है, हानि होती है और इसका अलग अलग डिग्री तक नुकसान हो सकता है, भ्रूण की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए गर्भावस्था में RH का भी परीक्षण किया जाता है। इस अवस्था को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो चिकित्सक इम्यूनोसप्रेसेंट औषधियाँ देते हैं, ऐसी औषधियाँ जो इम्यून क्रिया को रोकने का कार्य करती हैं। तो ये हमने एक क्लिनिकल कंडीशन का जिक्र किया। अब देखते हैं कि ब्लड ग्रुप का परीक्षण कैसे करता है, कैसे किया जा सकता है। ब्लड ग्रुप का परीक्षण करने के लिए 3 प्रकार के एंटी सीरम आते हैं। ये एंटी सीरम एंटीबॉडीज ही हैं। एंटी सीरा का नाम एंटी-A, एंटी-B और एंटी-D दिया गया है। एक स्लाइड लें, कांच की स्लाइड, ग्लास स्लाइड, उसके ऊपर एंटी-A की एक बूंद रखें, बगल में एंटी-B की एक बूंद रखें और बगल में एंटी-D की एक बूंद रखें। सामान्य तौर पर जो पैकिंग आती है मार्केट में, उसमें एंटी-A को ब्लू कलर में पैक किया गया है, ब्लू कलर का लिक्विड होता है। एंटी-B येलो कलर का लिक्विड होता है और एंटी-D ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस लिक्विड है। तो इस प्रकार से एक स्लाइड पर तीनों एंटी सीरम की एक एक बूंद रख दिया गया। अब अंगुली को अच्छी तरह से साफ कर लें और उसको डिस्पोजेबल नीडल के द्वारा पंक्चर करें। रक्त निकलेगा तो एक एक बूंद रक्त तीनों ही एंटी सीरा पर डाल दें। अब एंटी सीरम और ब्लड को मिलाएं और मिला करके लगभग 1 से 2 मिनट बाद उनको परीक्षण करें, ऑब्जर्वेशन करें, उनको देखें। देखने पर 2 प्रकार की स्थितियां दिखाई दे सकती हैं। या तो मिक्सचर बिल्कुल क्लियर होमोजीनस होगा अथवा दानेदार हो गया होगा, ग्रेनुलर हो गया होगा। अगर मिक्सचर ग्रेनुलर हो गया है तो इसका अर्थ है कि इसमें क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन की क्रिया हो गई हैं, अर्थात RBC मिलकर के गुच्छा बना ली हैं और वही गुच्छा दानों या ग्रेन्यूल्स के रूप में दिखाई दे रहा है। और अगर मिक्सचर क्लियर है, होमोजीनस है, इसका मतलब इसमें इम्यून क्रिया नहीं हुई है। तो अगर अब देखें ध्यान से, अगर एंटी सीरम A में इम्यून क्रिया हुई है, अर्थात ग्रेनुलर रिएक्शन दिखाई दे रही है, तो रक्त समूह A है। B में हुआ है तो रक्त समूह B है। दोनों में हुआ है तो रक्त समूह AB है। और अगर दोनों ही मिक्सचर बिल्कुल क्लियर होमोजीनस हैं तो इसका अर्थ है कि रक्त समूह O है। D के साथ अगर क्रिया हुई है तो RH पॉजिटिव है और D के साथ अगर क्रिया नहीं हुई है, अर्थात D का जो मिक्सचर बना है वो बिल्कुल क्लियर होमोजीनस है, तो अर्थात RH निगेटिव प्रकार का रक्त है। इस प्रकार से आप रक्त समूहों का निर्धारण कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात रक्त दान की कर लेते हैं, ब्लड डोनेशन की, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। रक्त का कोई भी विकल्प नहीं है, रक्त का विकल्प रक्त ही है। अर्थात अगर किसी को रक्त की आवश्यकता है तो उसे रक्त ही दिया जा सकता है, रक्त के विकल्प के रूप में कुछ नहीं दिया जा सकता है। और ये रक्त किसी न किसी दाता या डोनर के द्वारा ही दिया जा सकता है। तो जितने भी रक्त आधान होते हैं उसमें कोई न कोई डोनर आवश्यक रूप से होता है, जो अपना रक्त देता है और जिसको ग्राही या रेसिपिएंट को प्रदान किया जाता है। ये एक स्वैच्छिक क्रिया है और इस स्वैच्छिक क्रिया के द्वारा
जीवन बचाने का काम किया जा सकता है। कई बार विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में या अन्य कारणों से रक्त का नुकसान हो जाता है, काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है और ऐसी स्थिति में तुरंत रक्तदान की आवश्यकता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्तदान चाहिए होता है। इसीलिए रक्तदान को जीवन रक्षक कार्य कहा गया है। रक्तदान कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है संपूर्ण रक्त का ट्रांसफ्यूजन या होल ब्लड डोनेशन, संपूर्ण रक्त का दान करना। सामान्य तौर पर यही होता है रक्त का दान। 1 यूनिट रक्त एक व्यक्ति से सामान्यतया लिया जाता है। 1 यूनिट की कोई निश्चित मात्रा निर्धारित नहीं है, 300 से 500 ml तक की मात्रा ये हो सकती है और इसके बाद आवश्यकता अनुसार इस रक्त को अलग अलग भी कर सकते हैं। इसमें से आरबीसी, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स को अलग अलग भी किया जा सकता है और ये ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इस रक्त को -70 डिग्री पर स्टोर भी किया जा सकता है कुछ समय के लिए और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें ग्राही को या रेसिपिएंट को या ज़रूरतमंद को दिया जा सकता है। जहाँ पर ऐसे रक्त को इकट्ठा रखा जाता है उसको ब्लड बैंक कहते हैं। तो ये पहले प्रकार का था होल ब्लड डोनेशन। दूसरे प्रकार में पूरा रक्त नहीं दिया जाता है, रक्त की जिस भाग की आवश्यकता होती है उसी का डोनेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया को आफेरेसिस कहते हैं। आफेरेसिस की क्रिया में जो डोनर है, दाता है, उसके रक्त नलिकाओं को रक्त नलिका को एक मशीन के द्वारा जोड़ देते हैं। रक्त उस मशीन में जाता है, वहाँ रक्त के कंपोनेंट्स जैसे लाल रक्त कण है, प्लाज्मा है या प्लेटलेट है, इनको अलग कर लिया जाता है। जिसकी ज़रूरत होती है वो रिसीव कर लिया जाता है और बाकी का रक्त वापस डोनर के शरीर में चला जाता है और इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार कंपोनेंट्स ही डोनर से प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा डोनेशन है प्लेटलेट डोनेशन, जिसको प्लेटलेट फेरेसिस कहते हैं। प्लेटलेट फेरेसिस में मात्र प्लेटलेट को कलेक्ट किया जाता है। यह अफेरेसिस का ही एक टाइप है। अफेरेसिस में आवश्यकता होती है तो मात्र प्लेटलेट कलेक्ट किया जाता है। प्लेटलेट को कलेक्ट करके डोनेट उन परिस्थितियों में करने की ज़रूरत पड़ती है जबकि किसी कारण से ग्राही के शरीर में प्लेटलेट की काउंट कम हो गई हो और जहां इंटरनल ब्लीडिंग या ल्यूकीमिया या इस प्रकार की स्थितियां हों या व्यक्ति कीमोथेरेपी प्राप्त कर रहा हो या बहुत संक्रमण की स्थितियां हों, वहां प्लेटलेट्स दिए जाते हैं। आफेरेसिस का दूसरा प्रकार है एरिथ्रोसाइटोफेरेसिस, जिसमें आरबीसी का डोनेशन किया जाता है। आरबीसी का डोनेशन तब किया जाता है जब एक्सीडेंट या इंजरी में काफ़ी रक्त का नुकसान हो गया हो जहाँ पर एनीमिया की गंभीर परिस्थितियाँ हो गई हों, वहाँ आरबीसी का डोनेशन किया जाता है। तीसरे प्रकार का आफेरेसिस है प्लाज्मा डोनेशन या प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस में रक्त में से प्लाज्मा ले लिया जाता है और उसको ग्राही को या रिसीवर को दिया जाता है। प्लाज्मा की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ लीवर में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हों, बर्न्स हों, जलने की घटनाएं हों, या अगर इम्यून सिस्टम को किसी के क्रियाशील करना है या एंटीबॉडीज़ किसी को प्रदान की जानी है तो वहाँ भी प्लाज्मा के द्वारा ये क्रिया की जा सकती है। इस समय कोविड-19 के इन्फेक्शन चल रहे हैं और आप इसमें प्लाज्मा डोनेशन या प्लाज्मा थेरेपी की बात बार बार सुनते होंगे। ये वही प्लाज्मा फेरेसिस है। प्लाज्मा में कोविड-19 के विरुद्ध एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं और इसलिए माना जाता है कि जो पहले से संक्रमित है उनके और ठीक हो गए हैं, उनके प्लाज्मा में कुछ समय तक एंटीबॉडीज उपस्थित होती हैं। अगर यही प्लाज्मा किसी दूसरे बीमार के शरीर में दे दिया जाए, ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, तो उसके शरीर में भी एंटीबॉडीज़ पहुंच जाएंगी और ये एंटीबॉडीज़ वहाँ उसकी सुरक्षा कर सकती हैं। यही प्लाज्मा थेरेपी का आधार है। तो ये 3 प्रकार की
आफेरेसिस की क्रियाएं आपने पढ़ी, प्लेटलेट की, आरबीसी की और प्लाज्मा की। क्या ब्लड डोनेशन में कोई रिस्क भी हो सकता है? ये भी एक प्रश्न है। नहीं, कोई रिस्क नहीं होता है। रक्तदान करना बिल्कुल सुरक्षित क्रिया है। ब्लड डोनेशन इज़ वेरी सेफ। आजकल जो उपकरण प्रयोग में लिए जाते हैं वो बिल्कुल स्टेराइल होते हैं और किसी प्रकार के संक्रमण की उनकी संभावना नहीं रहती है। अर्थात ब्लड डोनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर कोई रक्त अपना डोनेट करता है तो उसमें जो द्रव का भाग दिया गया है वो अगले 24 घंटे में ही बॉडी रिकवर कर लेती है, और जो कोशिकाएं दी गई हैं वो भी 1-2 हफ्तों में रिकवर कर ली जाती हैं। अर्थात रक्तदाता को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है रक्त देने से। इसलिए रक्त देने से किसी प्रकार से चिंता या घबराहट नहीं होनी चाहिए। कौन रक्त दे सकता है, ये भी एक प्रश्न उठ सकता है। तो इसके लिए शर्त यह है कि रक्तदाता सामान्य स्वास्थ्य होना चाहिए, उसका स्वस्थ होना चाहिए, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्लीन होनी चाहिए, अर्थात ड्रग्स वगैरह की स्थितियां नहीं होनी चाहिए, कोई गंभीर इन्फेक्शन की स्थितियां उसके शरीर में नहीं होनी चाहिए। विशेषकर HIV या इस प्रकार के इन्फेक्शंस की जांच की जाती है ताकि संक्रमित रक्त न चढ़ाया जा सके किसी को। सामान्य तौर पर रक्तदाता की आयु 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए और रक्तदाता का भार लगभग 55 किलो या इससे ऊपर होना चाहिए, अर्थात वो पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो रक्त का आदान कर सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रक्त बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ब्लड ग्रुप्स होते हैं और ब्लड ग्रुप्स के आधार पर ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जो भी लोग योग्य हों, जो भी सक्षम हों, उन्हें रक्त दान करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की घबराने की बात नहीं होती है। थैंक यू बच्चों।